का भी क्लास भी है, 12 बजे से क्लास है। 2-3 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट के बाद फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे 12 बजे से। जितेंद्र सर उस दिन एस्टेब्लिशमेंट पढ़ाए थे, बहुत अच्छा क्लासेस भी लिए थे, और आप लोग का फीडबैक भी कुछ कुछ लोगों का मिला है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, आपने बेहतर फीडबैक दिया है, अपने दिल की बात आपने कही है, और बाकी लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि अपने दिल की बात हम तक पहुंचाएं, जिससे हम अपने जो ट्रेनिंग सेशन है उसको हम और फ्रूटफुल बना सकें, आप लोग सबको हम लोग और बेनिफिटेड कर सकें। हम लोग के भी इसमें है प्रयासरत कि ज्यादा से ज्यादा और आने वाला से जो है उनके लिए भी फायदेमंद होगा, और लोगों को भी फ्यूचर में भी आपको इसे होगा। यूट्यूब पर भी हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं, तो इससे भी आप लोग को मिलेगा। अगर क्लासेस किसी कारणवश कोई मिस कर गए तो हो जाएगा, आपका काम चल सकता है, बट अटेंडेंस जरूरी है, जैसा सर ने कहा है, पीजी साहब ने कहा है कि अगर एब्सेंट अगर मतलब अटेंडेंस अगर कम रहा तो शायद एपीएल भी होने ना दिया जाए एग्जामिनेशन में। इसलिए अटेंडेंस रखना है और ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते हुए आप अपना घर का भी काम कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश अगर छुट्टी भी लिए है वहां से भी कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। ऑफिस में भी कुछ अर्जेंट काम कर गया तो मोबाइल में चालू है, स्मार्टफोन तो सबके पास है ही। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक आप लोग नहीं रहिएगा तो हम लोग को फायदा नहीं, हम लोग को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। और 47 में 47 रहेगा तो हम लोग को मोटिवेशन ज्यादा अच्छा मिलता है। तो ठीक है, समय भी हो रहा है। जितेंद्र सर, आवाज आ रही है हम हमारी आप तक? साउंड क्लियर है ना? ठीक है कैंडिडेट्स, और थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने ऐसे तो सब लोग अपना प्रॉपर रीनेम किए हुए हैं जैसे अब, लेकिन 2-3 लोग हैं, राम मिलन जी हैं, रविकांत है, लोग अपने हेडक्वार्टर में हैं। कई बार आप लोग को बोला भी गया है कि आप देख लीजिए, वहां पे नेम पे क्लिक करिएगा तो वहां से रीनेम कर सकते हैं। आप रोल नंबर पहले लिखिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, सिस्टम को कैप्चर करना आपके लिए, अटेंडेंस इजी हो जाता है। और वैसे थोड़ा सा फिर ये होता है, तो कई बार कुछ लोग अब्सेंट भी हो जाते हैं इसी कारण से। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वेट कर रहे हैं। वन सेकेंड, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, सर्वर इशू था। फिर से हम लोग इस पे आ गए हैं। अच्छा, और आवाज भी बिल्कुल आ रही थी आप लोगों को, कुछ लोग का मैसेज आ रहा था कि आवाज नहीं आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वेलकम वंस अगेन। और हम लोग सर हम लोग के बीच में है, सर से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि लगता है सर सिस्टम भी कोरोना से डर गया लग रहा है, बार बार भाग जा रहा है। ऐसा हम लोग एक तो कहें, प्रे करें, अपने आप में विश्वास जगाएं कि हम लोग जी इसके लिए अब इसको इसके साथ जीना है, इसके लिए फाइटर हैं हम लोग। हम जी लोग जी फाइट कर सकते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि हम लोग रक्षा करें गॉड। क्योंकि जी जी। घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे बीच के लोग निकल रहे हैं। हाँ तो हाँ सर, चलिए चलिए ठीक है सर। सर, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी जी हाँ, तो हम कहाँ थे? इंक्रीमेंट के बारे में बोल रहे थे कि जो भी व्यक्ति या जो भी कर्मचारी 2 जनवरी से 30 जून तक ज्वाइन करेंगे, उनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी, अगले एक साल के 1 जनवरी को लगेगा। और जो 1 जुलाई से मतलब 2 जुलाई से 31 दिसंबर तक करेंगे, उनका इंक्रीमेंट जुलाई में चला जाएगा। इसमें एक ध्यान देने बात है कि ठीक है, आपको अगले साल जनवरी या जुलाई में जब इंक्रीमेंट लग गया, तो फिर अगला साल जब क्या होगा कि जब आपका जनवरी या 1 जुलाई इंक्रीमेंट डेट आएगा, अगर उस दिन आप छुट्टी पे होते हैं, एलएपी पे होते हैं, और एलएपी से जब वापस आते हैं, तो आपका इंक्रीमेंट जिस दिन वापस आते हैं, सैलरी का इंक्रीमेंट उस दिन से लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट के डे में, तारीख में उपस्थित रहना आवश्यक होता है। नहीं तो उतने दिनों का पिछला वेतन ही आपको चार्ज होगा। मान लिया अब 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट लगता है, और अब छुट्टी पे हैं आप, 15 जनवरी को आए, तो 1 से 14 तारीख का आपका पेमेंट पिछले पे वही लगेगा, और 15 तारीख से आपका इंक्रीमेंट के साथ पे लगेगा। तो आपका नुकसान होगा। इसलिए इंक्रीमेंट के दिन में कार्यालय आना अति आवश्यक होता है, ये मान के आप लोग चलिए। उस दिन छुट्टी पे रहेंगे तो आपका नुकसान होगा। अब हो गया आपके इंक्रीमेंट के बारे में।
और इसमें एक दो चीज और जान लीजिए, जैसे आप ऑन ड्यूटी जाते हैं ऑफिस के वर्क से दूसरे स्टेशन। हाँ पर क्या बोलिए, होगा कुछ सर? बोल रहे थे? हाँ क्या बोले? बोले बोले उस दिन इंक्रीमेंट के डे में अगर सीएल रहता है तो क्या होगा? नहीं, सीएल नहीं, रिकॉर्डेड छुट्टी अगर आते हैं, जैसे एलएपी रहे, एलएसपी पे रहेंगे, तो आपका नुकसान होगा, सीएल पे नहीं है। और मान लिया कि उस दिन शनिवार पड़ा या रविवार पड़ा, छुट्टी का दिन पड़ा, और अगले दिन आ गए, तो कोई अर्ज नहीं, वो आपको 1 तारीख के ड्यू लग जाएगा। लेकिन अगर उस दिन शनिवार और रविवार है, उसके बाद अगर एलएपी पे है, तो आपका 5 दिन एलएपी पे है, तो 5 दिन और प्लस 2 दिन, 7 दिन का नुकसान होगा। तो इसको केवल ध्यान में रखना है। अब आपको थोड़ा टीए के बारे में जानकारी देते हैं कि कोई भी कर्मचारी अपने ऑफिस के काम से दूसरे स्टेशन पे काम करने के लिए जाते हैं, तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस के इंटाइटल होते हैं। वो क्या, उसका रेट क्या है और उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो थोड़ा आप जान लीजिए। इसमें सब ग्रेड पे का चाहे लेवल का अलग अलग है। जो भी लेवल 1 से लेके 5 तक रहेंगे, उनको 500 रुपया पर डे, मतलब अगर 12 घंटे से ज्यादा वो ऑफिस छोड़े रहते हैं, तो 100% मतलब 500 रुपया आपको टीए चार्ज होगा। और कोई भी बंदा अगर 6 घंटे तक रहेगा, 6 घंटे के लिए ड्यूटी से गए, 6 घंटे के अंदर वापस आ गए, तो उनको 30%, मतलब 500 रुपया आपका 100% होता है, उसका 30% मतलब 150 रुपया आपको मिलेगा। और 6 घंटे से 12 घंटे, मतलब 12 घंटे तक का 70%, मतलब 500 का 70%, 350 रुपया। जैसे ही 12 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, तो आप 100% के इंटाइटल हो जाते हैं। तो इसकी गणना कैसे होती है, ये जान लीजिए। रात के 12 बजे से शुरुआत होगी। अगर कोई भी बंदा रात के 12 बजे पहले स्टेशन छोड़ता है, मान लिया हमारी ट्रेन 11:30 है आज के तारीख में, तो हम आज के रात से 11:30 से 12 बजे, मतलब इस दिन में, आज के तारीख में हम 6 घंटा से पहले ड्यूटी पर रहे, तो 30% इस आज की तारीख के लिए हमको चार्ज हो जाएगा टीए। और अगले दिन हम ड्यूटी करके वापस जब आएंगे, तो जितने बजे वापस आएंगे, मान लिया कि 12 बजे दोपहर के पहले वापस आ जाते हैं, तब हमको 30%, 12 बजे के बाद वापस आते हैं तो 70%, और फिर 12 बजे के बाद, सॉरी 12 बजे के बाद आते हैं तो 100%, 12 बजे के पहले आते हैं तो 70%, और 6 बजे के, 12 बजे से लेकर 6 बजे सवेर भोर तक में आते हो तो 30%। तो ये समझ गया कि 30% कैसे होता है, 70% क्या होता है, 100% क्या होता है। और इसमें जो 1 से 5 लेवल होते हैं उनको 500 रुपया, और 6 से 10 लेवल, जिसको पहले वाले ग्रेड पे में कहा जाता है 4200, डबल ए से लेके और 5400, मतलब एफए लेवल तक 800 रुपया, और सीनियर एफए से जेजी मतलब 7600 जो पे स्केल था, उसके लिए 900 रुपया, और जो सिलेक्शन ग्रेड हो जाएंगे उनके लिए 1000 रुपया, और एसएजी मतलब चीफ रैंक लेवल, जिनका ग्रेड पे 1200, जिनका ग्रेड पे 1000 है, उनको 1200 रुपया पर डे के अनुसार मिलता है। तो टीए के बारे में जान गए। कंटीजेंट के बारे में जान लीजिए आप। कंटीजेंट क्या होता है कि जो आप गाड़ी फुटकर खर्च जाएगा, तो आपका पे चेंज होगा। मान लिया अभी अकाउंट कलर का है, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा जे डबल ए पे। 2000 या 1900 ग्रेड पे से आप 2800 ग्रेड पे चल जाते हैं। तो उसमें आप पे कैसे फिक्सेशन, मतलब आपका वेतन का निर्धारण कैसे होगा, वो थोड़ा जान लीजिए आप। तो उसमें दो तरीका है कि मान लिया कि आज की तारीख में कोई भी अकाउंट जूनियर असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे में, उनका प्रमोशन हो गया डबल ए पे, मतलब 4200 ग्रेड पे वो चले गए। तो या तो आज की तारीख से वो फिक्सेशन कराएंगे, मतलब आज की तारीख से उनका सैलरी चेंज हो जाएगा, वो लेवल उनका चेंज हो जाएगा, सैलरी 4200 ग्रेड पे के अनुसार, जो लेवल जो 6 होता है उसके अनुसार चार्ज होगा। लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी कर्मचारी अगर चाहेगा कि अपना वेतन फिक्सेशन इंक्रीमेंट डेट से कराना चाहता हो,
तो उनका इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से उनका सैलरी चेंज होगा। तब तक उनका क्या होगा, जो अभी अगर 5 लेवल में है, 6 लेवल में वो चले जाएंगे, लेकिन उसका जो मतलब क्या बोलते हैं रुपये में, मतलब बेसिक में चेंज तब आएगा जब 1 जुलाई उनको पड़ेगा। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे ये आपका, जैसे आज 15 तारीख या 20 तारीख जो भी है, आज आपका प्रमोशन हो गया, तो आज अगर 28 अपडेट देते हैं, तो आप लिख के देंगे, आपको ऑर्डर निकलने के 1 महीने के अंदर आपको देना होता है कि आप फिक्सेशन कैसे चाहते हैं, पदोन्नति की तिथि से या वेतन वार्षिक वेतन इंक्रीमेंट की तारीख से। तो अगर आज देते हैं कि हम करेंट डेट से चाहिए, तो आपको आज से ही सैलरी चेंज हो जाएगा। आपको क्या किया जाएगा उस लेवल में, आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं। मान लिया 28 ग्रेड पे में कोई कर्मचारी है, उसका बेसिक अगर अभी 37,000 रुपये है, ठीक है, वो बंदा अगर चाहेगा कि आज की तारीख से हमको सैलरी मतलब डबल ए में लाभ दिया जाए, तो उसको क्या किया जाएगा, 37,000 में एक इंक्रीमेंट देकर, तो एक इंक्रीमेंट देते हैं तो 38,100 रुपया होता है, तो 38,100 रुपया उनका पे फिक्स हो जाएगा, वही चार्ज होते चला जाएगा। उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा जनवरी, क्योंकि 6 महीने का चाहिए, तो अगर आज अप्रैल है तो 6 महीने का टूटता है तो 10वें महीने में जाता है, तो इंक्रीमेंट डेट क्या होगा, जनवरी में चला जाएगा। लेकिन और वही बंदा, अगर कोई बंदा है कि 37,000 का बेसिक है, उसका इंक्रीमेंट अगर जुलाई में लगता है, तो कहेगा कि अगर नहीं, मेरा वेतन वृद्धि मतलब फिक्सेशन वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से किया जाए, तब हम क्या करेंगे, तब 37,000 में जो उसका बेसिक है, उस लेवल से जस्ट एक लेवल में देख लेंगे कि 38,100 होता है, 37,000 से ऊपर वाले लेवल 6 में चले जाएंगे और उसमें देखेंगे 37,000 से ऊपर जो भी पे है, 37,000 से ऊपर 37,600 है, 37,600 पे उसका वेतन फिक्स हो जाएगा आज की तारीख में। और 1 जुलाई जैसे ही आएगा, उस पे 2 इंक्रीमेंट और लग जाएगा, एक इसका पदोन्नति का, एक वार्षिक वृद्धि का। तो 37,600 है, तो उसका अगला हो जाएगा 38,700, उसका अगला एक इंक्रीमेंट मिलेगा 39,900, तो उसका वेतन 39,900 रुपया फिक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पदोन्नति आज के महीने में होता है, आपका वार्षिक वेतन जुलाई है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमको वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से पदोन्नति का लाभ लें, तो ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। तो ये हो गया आपका प्रमोशन। जनवरी अब आता सबसे, क्या, और मेरा जनवरी में इंक्रीमेंट रहे तो आपका अभी लेने में फायदा है, क्योंकि अभी आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, फिर जनवरी आएगा तो फिर उसका मिल जाएगा, तो आप जनवरी लेंगे तो आपको नुकसान होगा। उनके लिए फायदा है जिनका इंक्रीमेंट 1-2 महीने बाद है, उनके लिए फायदा। तो अगर जनवरी में रहेगा तो आप डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्सेशन करा लीजिएगा, इसमें फिक्सेशन हो जाएगा, और जनवरी आएगा तो फिर एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो आपको 2 इंक्रीमेंट का लाभ हो जाएगा। समझ गए? इसमें कोई डाउट है यार आप? जी सर, समझ गया। अच्छा चलिए, अब आप एक चीज और समझा दें, ट्रांसफर अगर हो गया, मान लिया कि आपका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर कर दिया गया, अभी जैसे आप हाजीपुर में हैं और प्रवीण कुमार जो भी नाम है आपका, प्रवीण कुमार को पदोन्नति देते हुए धनबाद मंडल में पदस्थापित किया जाता है, तब आप क्या करेंगे, जैसे ही पदोन्नति होती है और ट्रांसफर होता है, तो आपको प्रशासन, आप तो चाहेंगे कि भाई कि हमारा पदोन्नति को तुरंत वहां ज्वाइन करें, क्योंकि आपको लाभ होगा, फिक्सेशन उसी दिन से होगा, उसी दिन से आप इंटाइटल हो जाएंगे नए वेतन के लिए। तो आप चाहेंगे कि आज ऑर्डर निकला, आज तुरंत निकल के यहाँ चले जाओ, कल रिपोर्ट कर दे। तो आपको प्रशासन एक पास
तो अगर उसमें टीए वाला रेट में पूछ सकता है। रविवार पड़ता है उसमें काउंट नहीं होगा, वो मतलब उसी में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन स्पेयर होते हैं उसके जस्ट अगले सैटरडे संडे को ट्रांजिट लीव में काउंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो बता दिए कि 20 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक रहने पे 10 दिन का ट्रांजिट लीव दिया जाएगा, 1000 से 2000 किलोमीटर तक 12 दिन का दिया जाएगा, और एवं 2015 दिन का ट्रांजिट लिख दिया जाएगा। इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिएगा कि एक नगर पालिका के अंदर ट्रांजिट लिप एक दिन, 20 किलोमीटर के अंदर मतलब 10 का एक क्वार्टर थर्ड मतलब 3 दिन, 20 से 1000 किलोमीटर के अंदर 10 दिन, 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर 12 दिन, 2000 से ऊपर 15 दिन। ये याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। जैसे ये ट्रांजिट लिप कर लिए, आप वहां ज्वाइन कर लिए, तो प्रशासन अब क्या है कि आपका जो सारा सामान है भाई, आप अपना सामान वहां ले जाएंगे तो खर्चा आएगा आपको। तो आप कहेंगे प्रशासन हमारा ट्रांसफर किया है तो हम अपने खर्चे से क्यों ले जाएंगे सामान, आपका कहना सही है। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट से ट्रांसफर लेते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जाते हैं, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर जाते हैं कि भाई हमारा घर धनबाद है, हम हाजीपुर में नहीं रहना चाहते हैं, चाहे जो दिक्कत है हम अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं धनबाद, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं प्रशासन को कि हमारा घर का इस तरह लाइबिलिटी है, हम अपना ट्रांसफर वहां जाना चाहते हैं। तो प्रशासन वहां वैकेंसी के आधार पे आपको मर्जी के ग्राउंड पे आपके अनुरोध पे ट्रांसफर ऑर्डर निकाल देगी। तब आपको ये ट्रांसफर लीव नहीं मिलेगा, तब आपको अपने छुट्टी पे वहां जाना होगा। लेकिन अगर प्रशासन आपको ट्रांसफर करती है तो आपको ट्रांसफर लीव मिलेगा, और जो अपने सारा सामान ले जाने के लिए सीटीजी देगी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, सम्मिलित यात्रा भत्ता या इस तरह कुछ होता है, वही होता है सर। तो ये सीटीजी क्या होता है वो थोड़ा जान लीजिए। जैसे ही प्रशासनिक आधार पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको खर्चे की भरपाई के लिए, अपना सारा सामान ले जाने की भरपाई करने के लिए रेलवे आपको एक मुश्त जो पैसा देती है उसी को सीटीजी बोलते हैं। तो एक मुश्त कितना देती है वो जानना चाहिए आपको, और ये कब देती है वो भी जानना चाहिए। तो वो आपको दो स्थिति में मिल सकता है। मान लिया कि आप चाहेंगे कि ट्रांसफर हो गया,
आपको पैसे की दिक्कत है तो प्रशासन से आप पहले भी एडवांस के रूप में मांग सकते हैं कि हमको सीटीजी एडवांस पे दे दिया जाए, हमारे पास पैसे की दिक्कत है, तो प्रशासन आपको एडवांस में सीटीजी दे देगी, आप उस खर्चे से अपना सामान वामान लेकर चले जाइए। दूसरा ऑप्शन है कि आप चले जाइए, वहां जाकर वहां क्लेम कीजिए कि हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर लेकर आए हैं, तो हमको सीटीजी जो नियमानुसार दिया दे है वो दिया जाए। अब ये नियमानुसार कितना होता है सीटीजी वो जान लीजिए। सीटीजी होता है कि जो आप स्टेशन छोड़ते हैं, जो यहाँ सैलरी मिलता है आपको, उसका 80%, बेसिक का 80%। अगर आपका 10,000 रुपया बेसिक है तो 8,000 रुपया आपको सीटीजी मिलेगा। और अगर 20 किलोमीटर से कम रहेगा तो सीटीजी का 1/3। ये एकदम टेक्निकल पॉइंट ही ध्यान रखिएगा। अगर सोनपुर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो सीटीजी का 1/3 बेस, और अगर सोनपुर से ज्यादा हो रहा है, जैसे मुगलसराय हो गया, धनबाद हो गया, तो आपको बेसिक का 80% मिलेगा। तो अगर आपका 10,000 रुपये बेसिक पे है तो धनबाद ट्रांसफर जाते हैं तो आपको सीटीजी कितना मिलेगा? 8,000 रुपये। अगर आप सोनपुर जाते हैं तब कितना मिलेगा? आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, हम 2 मिनट में हम भी कैलकुलेट करते हैं, तो आप टैली कीजिएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, आपका बेसिक पे 10,000 रुपया है, आप धनबाद ट्रांसफर गए तो आपको सीटीजी कितना मिलेगा? 8,000 रुपया। ठीक है। अगर आप सोनपुर गए तो आपको सीटीजी कितना मिलेगा? अगर कोई बंदा कैलकुलेट कर लिए तो बोल सकते हैं, बोल दीजिए 2700 के करीब सर। कितना मिलेगा? 2700। 2,700 किस तरीके से निकाले आप? आप बोले ना सर 80% का 1/3, हाँ उसी अनुसार लगभग। हाँ, नहीं आप तो समझ गए हैं, टेक्निकल से समझ गए हैं। लड़के लोग क्या गलती करते हैं, 10,000 का 1/3 निकाल देते हैं। ठीक है। जैसे आपका 10,000 बेसिक पे है, आप यहाँ से धनबाद गए तो आप कहेंगे हमको 8,000 रुपया दिया जाए। सोनपुर गए हैं तो कितना होगा? 8,000 का 10,000 का, 1/3। हाँ 8,000 का 1/3, सही आप समझे। लोग क्या करते हैं, 10,000 का 1/3 करते हैं, सीधे 3,000 रुपया बोल देते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है लिख देगा कि इनका बेसिक पे इतना है, सोनपुर ट्रांसफर गए उनको कितना सीटीजी मिलेगा। तो यही ध्यान देना है कि सीटीजी का 1/3, बेसिक का 1/3 नहीं, सीटीजी का 1/3। ये समझ गए? अच्छा एक चीज और बताइए, ठीक है, आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप यहाँ JAA में है, आपका बेसिक 10,000 रुपया है, आप एडवांस में सीटीजी नहीं लिए और चले गए धनबाद। ठीक है। वहां बेसिक आपका 12,000 रुपया हो गया। ठीक है। तब वहां सीटीजी क्लेम करना है आपको, तब आप कितना क्लेम करेंगे? यही के बेसिक पर सर। हाँ यही पे बेसिक, यही ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, वो तो 6 महीने के अंदर क्लेम करना होता है, हर दिन अपना बेसिक देखते हैं कि मेरा बेसिक 1,200 रुपया आ गया, बस 1,200 का 80% निकाल लेते हैं, 9600 क्लेम करके भेज देते हैं। तो वहां तो बहुत लोग तो अपने क्लेम करने वाले गलती कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पास होने जाता है वो भी गलती कर देते हैं, दिमाग में स्लिप हो जाता है, वो देखते हैं इसका बेसिक पे ये है, वो ध्यान में नहीं रहता है कि भाई ये बंदा पहले प्रमोशन लेके आया, क्या लेके आया, उसका उसमें बेसिक क्या था। तो वहां ध्यान देते हैं, एलपीसी देखते हैं। तो एलपीसी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। एलपीसी क्या होता है? लास्ट पे सर्टिफिकेट पे शॉर्ट नोट्स पहले आता था, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए आप लोग के लिए बड़ा आसान है, टिक कर दीजिए, भर दीजिए। तो एलपीसी में क्या होता है कि आप जो आखिरी स्टेशन छोड़ते हैं, उस स्टेशन में आपको उस महीने क्या क्या पेमेंट मिलता है वो सारा डिटेल उसमें रहता है। उसमें आपका बेसिक क्या है, डीए क्या है, क्या क्या आपको यहाँ अलाउंस मिलता था, क्या क्या आपका डिडक्शन होता था, मान लीजिए आप कुछ एडवांस नहीं है उसमें डिडक्शन होता है, वो सारा डिटेल वहां जाता है। उसी के आधार पे नया जो नेक्स्ट स्टेशन है आपका सैलरी चार्ज करता है। तो एलपीसी के आधार पर सीटीजी का ये करते हैं। तो आप समझ गए, ट्रांसफर समझ गए, सीटीजी समझ गए, टीए समझ गए, पे समझ गए। आप थोड़ा सा डिप्टेशन के बारे में समझ गए, समझ लीजिए डिप्टेशन क्या होता है। जैसे हम लोग रेलवे में काम करते हैं, रेलवे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन रेलवे का, जैसे इकॉन हुआ, राइट्स हुआ, आपका क्रिश हुआ, और ये आरबीएनएल हुआ, जो भी सरकारी उपक्रम है, उनको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो वो तो भर्ती नहीं करेंगे भाई कि मान लिया कोई प्रोजेक्ट 6 महीने, 2 साल, 4 साल के लिए है, तो वो सोचते हैं कि 4 साल के लिए हम अगर नया भर्ती करेंगे 4 साल के, उसको हम उस कर्मचारी को कहाँ रखेंगे।
तो ये वो क्या करते हैं, अन्य संस्थानों से, सरकारी संस्थान से चाहे अर्ध सरकारी संस्थान से उधार पे कर्मचारी का डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अगर आपके पास सरप्लस स्टाफ है, चाहे कोई इच्छुक कर्मचारी है, वो अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो ऑन डिप्रेशन आवेदन दे सकते हैं। तो रेलवे प्रशासन उसको सर्कुलेट करती है, और इनका जो क्राइटेरिया होता है कि इनका पे स्केल इतना होना चाहिए, इनका सर्विस इतना होना चाहिए, उसके बाद वो अप्रूव हो जाने के बाद आपका डिप्रेशन वहाँ एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ से प्रशासन छोड़ देगी। जैसे ही प्रशासन छोड़ेगी तो आपको जैसे ट्रांसफर सुविधा मिलता है, वो सारा सुविधा मिलेगा आपको। सीटीजी मिलेगा, ट्रांजिट लीव मिलेगा, पास भी मिलेगा। अब बात होता है कि ये सीटीजी या ट्रांजिट लीव कौन देगा, रेलवे देगी या जो बंदा आपको ले रहा है, उधार पे ले रहा है, वो देगा। तो इसमें नियम है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रेलवे और उस ये पे कि कौन कौन चीज किसको देना है, कौन कौन चीज मतलब रेलवे देगी, कौन कौन चीज वो संस्थान देगी। जनरली जो संस्थान कर्मचारी उधार लेती है वो सारा पेमेंट वो करती है, तो सीटीसी का पेमेंट वो करेगी, ट्रांजिट लीव का भी पेमेंट वो, ट्रांजिट लीव अगर लेते हैं तो उतने दिन का पेमेंट रेलवे को वो ऑर्गेनाइजेशन वापस कर देती है कि इतना दिन का छुट्टी का पेमेंट आपको इसके एवज में देते हैं। जैसे ही नए जगह पे आप जाते हैं, डिप्टेशन पे आते हैं, तो कर्मचारी डिप्टेशन पे क्यों, किस स्थिति में जाएगा, उसको कुछ तो लोभ होना चाहिए ना, नहीं तो अपना बसा बसा गृहस्थी कौन छोड़ना चाहेगा, कुछ लोभ होगा तभी छोड़ेगा। मान लीजिए चाहे पसंद जगह पे जा रहा हो, चाहे वहाँ अच्छा फैसिलिटी हो, चाहे जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा हो, कुछ तो लोग होना चाहिए ना। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है आपको उधार में, वो प्रलोभन क्या देती है कि मेरे यहाँ आइएगा तो आप जिस स्केल में काम कर रहे हैं उसे एक स्केल ऊपर देंगे, चाहे डिप्रेशन अलाउंस करके वो देते हैं, मतलब प्रतिनियुक्ति भत्ता। तो वो क्या होता है वो जान लीजिए। प्रतिनियुक्ति भत्ता ये होता है कि जो बेसिक पे आप काम कर रहे हैं उस पे कुछ परसेंटेज मतलब निश्चित है कि अगर लोकल में कर रहे हैं, मान लीजिए हाजीपुर में आपका ऑफिस है और हाजीपुर में प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं, दूसरे ऑफिस में बीएसएनएल में चले गए, चाहे कहीं ऑफिस में चले गए, तो आपका जो बेसिक है उसका 5% या 2,000 रुपये, जो जो ज्यादा है वो आप क्लेम कर लीजिए, वो आपके बेसिक में जुट जाएगा। और अगर दूसरे स्टेशन जाते हैं, मान लिया हाजीपुर से पटना जाते हैं, धनबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब आपका बेसिक का 10% या 4,000 रुपये आपके सैलरी में ऐड हो जाएगी, वो आपका फायदा होगा। तो ये लोग होता है, ये फायदा होता है। इसके साथ साथ बहुत सारा सुविधा देते हैं वो लोग। क्या सुविधा देते हैं, आपको कहेंगे कि घर आने जाने के लिए आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपको इतना रहने के लिए 15,000 रुपये का किराया देंगे घर के लिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी के रूप में 10,000 रुपये हर महीने देंगे। वो सारा जो कंटेक्ट होता है उसमें लिखा होता है, वो कंटेक्ट के अनुसार पेमेंट करते हैं, तो जिसके लिए लोग जाते हैं। अब जैसे हमारा कर्मचारी वहां चला गया, तो रेलवे को क्या क्या भुगतान करना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है, तो वो कुछ पैसा हर महीने हमको वापस देती है, किस एवज में, जिसको बोलते हैं फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन। तो फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन में दो चीज आता है, एक पेंशन कंट्रीब्यूशन, दूसरा लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। तो वो हर महीने मतलब साल का जो वित्तीय वर्ष होता है, वो वित्तीय 1 अप्रैल के पहले 1 साल का जोड़ के वो वापस हमको ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो उसका रेट क्या है वो जान लीजिए आप। लीव सैलरी और पेंशन सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है कि रेलवे के अंदर में जब आप काम करते हैं तो रेलवे आपको छुट्टी देती है, 15 दिन एलएपी देती है, 10 दिन मेडिकल देती है, 8 दिन सीएल देती है। तो सारा को कैलकुलेट करके उसका एक जो पैसा बनता है, तो उसी पे एक फार्मूला निकाला गया है कि आपका जो बेसिक प्लस डिप्टेशन अलाउंस है उसका 12% आता है। तो हर साल का बेसिक प्लस डिप्टेशन अलाउंस का 12% हर महीने के अनुसार साल भर का जोड़ के जो जो पैसा होता है वो आपको वापस हर साल देती है। और दूसरा पैसा देती है पेंशन कंट्रीब्यूशन, जो पेंशन आपको करता है या एनपीएस करता है उसके एवज में देती है। तो वो क्या होता है, वो होता है कि जब आप यहाँ से छोड़ते हैं तो जिस समय आपको छोड़ने के समय जो सैलरी होता है उसका 18 से 20%, 21% तक वैरी होता है। तो वो कैसे निकालते हैं कि आपका लेंथ ऑफ सर्विस, कि आप रेलवे में कितना साल सर्विस कर चुके हैं, मान लिया 18 वर्ष कर चुके हैं, 20 वर्ष कर चुके हैं, उसके अनुसार एक चार्ट बन के आता है, फॉर्मूला सेट किया हुआ है,
अगर 10 वर्ष सर्विस हुआ है तो आपको 12% के अनुसार देना है। फिर सेल्फ सर्विस हुआ है 14 साल से, तो 1-1% बढ़ गया, मैक्सिमम 21% तक इस तरह कैलकुलेट करके वो हर साल देती है। तो आपको ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि एफएससी के बदले क्या क्या चीज का सैलरी मतलब प्राप्त होता है। उसमें रहेगा लीव सैलरी और दूसरा कहिएगा पेंशन कंट्रीब्यूशन, वही 2 तरह का चीज मिलती है। और इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि डिप्टेशन अलाउंस कितना परसेंट होता है लोकल में और फॉरेन में, 5% या 2000 रुपये, 4% या 4000 रुपये। तो ये समझ गए आप इतना सारा चीज। अब थोड़ा सा लीव के बारे में समझिए। लीव से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, लीव के बारे में। हाँ बोलिए। सर एलपीसी से क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि यदि हम ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहां से हमको ट्रांसफर TWFA कर दिया जाता है, ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, तो उसका जी हाँ। भरपाई कौन करेगा? जहां से मेरा ट्रांसफर हुआ है वो करेगा या फिर हम जहां ज्वाइन कर रहे हैं वहां से होगा? अच्छा, उदाहरण में समझाइए। मान लीजिए जैसे आप जबलपुर में रेलवे में थे और अदर देन रेलवे में थे। अच्छा सर, उदाहरण से बताते उदाहरण से हैं। समझाइए जैसे ना, इसके जैसे पहले, हाँ, यस सर, यस सर, जैसे इसके पहले हम मालदा डिवीजन में गुड्स गार्ड के पद पर थे, अच्छा ठीक है। तो वहां से और यहाँ आरआरबी पटना में न्यू सिलेक्शन हुआ, तो वहां से हम थ्रू हाँ प्रॉपर चैनल टेक्निकल रेजिग्नेशन के द्वारा हाँ हम हाँ आरआरबी हाँ हाँ। ईसीआर ज्वाइन किए। तो वहां से हम्म। मालदा डिवीजन से जो मेरा एलपीसी भेजा गया, तो वो हम्म। TWFA करके भेजा गया, यानी हाँ हम उसमें समझ गए। हाँ फाइनेंशियल उसमें एडजस्टमेंट देखिए, नहीं उसमें दिखाएगा। क्या है ना कि अगर आप पिछले स्टेशन में 2 साल का सर्विस कर लिए हैं, आप 2 साल से ज्यादा कर यस लिए सर। हैं, तो नियम है कि आप जो भी सैलरी उठाते हैं उससे कम सैलरी आपको नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं मिलेगा, उतना मिलना ही मिलना है। तो सर उससे यहाँ तो हाजीपुर में हाँ मिल रहा है, यहाँ तो हाँ, हाजीपुर में उससे उससे कम कम मिल रहा है आपको। कम मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ लोग रिप्रेजेंट किए हैं, उसपे ये लोग विचार कर रहे हैं। बहुत बंदे का इस तरह का केस है। तो वो विचार सर कर रहे हैं, देखिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप थियोरेटिकली जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है, और प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कुछ और होता है, तो किस चीज को माने? नहीं तो अभी क्या है ना कि ये लोग रिप्रेजेंट किए हैं, तो प्रशासन ये लिख के नहीं दिया कि आप इंटाइटल नहीं है। वो जब लिख के देगा तब ना कुछ समझेंगे आप। वो तो उस पर विचार कर रही है ना, वो अपना देख रही है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नियम से, उसका आपको देगी। क्योंकि आप वहां पे सही है ना, आपका राइट है ना वहां लड़के लेने का। प्रशासन तो सीधा यस सर, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिखा गया कि आफ्टर पास ऑफ अपेंडिक्स 2A। हाँ तो ठीक है, जैसे अप्रेंटिस में पास करेंगे आपको सारा जोड़ के दिया जाएगा। तो 2A का एग्जाम लिख लीजिए, फिर आप इंटाइटल हो जाएंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा आपको बता दें लीव के बारे में। लीव के बारे में तो बहुत कुछ आप लोग जानते ही होंगे कि हमको कौन कौन सा लीव मिलता है 8 साल। तो उसमें जो 2-3 है वो तो जानते हैं, जैसे एक सीएल हो गया। सीएल तो हर कोई जानता है। एक 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इस तरह अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट में शायद 12 दिन का प्रोविजन है, और ये वर्कशॉप सब में 10 दिन का है। और हेलो। हम लोग के यहाँ पे जी हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर कि ये जो रामचंद्र जी हाँ, का क्वेश्चन है, इस क्या पीरियड क्या में अगर हम रामचंद्र जी अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, लॉकडाउन के बारे में। नहीं नहीं, ये जो मतलब ट्रांसफर आने में जो फिक्सेशन के बारे में पूछा गया था। अच्छा अच्छा, फिक्सेशन, अच्छा बोलिए। हाँ, तो अगर इसी लियन पीरियड में हम वापस चले जाते हैं जहाँ पर जहाँ से आए हैं, अच्छा अच्छा हाँ। तो इस पीरियड का पेमेंट कौन करेगा अगर हम वापस गए तो? नहीं नहीं, ये के समय मतलब 2 साल रखा जाता है ना, तो वापस चल जाते हैं, तो यहाँ जब तक तो वहाँ पेमेंट होगा लेंगे अपने। हाँ, तो यहाँ पर तो हमको जब पेमेंट कम करके दिया गया, और अगर हम वहाँ पर चले गए तो वहाँ तो अब हमको इसका बीच का जो डिफरेंस हुआ वो तो देगा नहीं। तो ये डिफरेंस पे कौन करेगा अगर हम यहाँ पे दिए ही नहीं तो? अच्छा यहाँ से वापस चल जाते हैं तो, कि जैसे आप हाँ, बोले कि बिना। वहाँ ज्यादा पेमेंट लेके आए, यहाँ कम मिल रहा है, और फिर हम जी। वापस चले गए, तो कौन करेगा? तो रेलवे करेगी, क्योंकि हाँ, तो आप यहाँ मतलब काम किए हैं ना। हाँ। आप यहाँ काम किए हैं तो रेलवे पैसा देगी ना, वो क्यों देगी आपको? वो तो बोलेगा कि भाई आप तो हमारे यहाँ चले गए थे, ठीक है आपका जी 2 साल लिए नाम रखे हैं, आपको सुविधा दी है कि आपको अगर पसंद नहीं आया, कुछ ये लगे तो वापस आ सकते हैं। तो इस पीरियड का जहां आप काम करेंगे वही पेमेंट देगा ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो हो जाएगा। हाँ तो छुट्टी के बारे में आपको बता रहे थे, सीएल के बारे में बता दिए।
अब एलएपी होता है तो एलएपी मतलब हर छमाही में 15 दिन का क्रेडिट होता है। मतलब जैसे ही 1 जनवरी आएगा 15 दिन आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, फिर इसी तरह अगला 1 जुलाई को 15 दिन क्रेडिट हो जाएगा एलएपी। तो एलएपी एक बार में इंडिया के अंदर अगर सैंक्शन कराते हैं तो आपको 120 दिन आपको एलएपी सैंक्शन किया जा सकता है, लेकिन अगर विदेश जाते हैं तो आपको 180 दिन मिलेगा। और इस छुट्टी के साथ क्या है कि आप सिक लीव भी जोड़ सकते हैं। मान लिया कि आप 3 दिन का एलएपी सैंक्शन कराएंगे, जैसे 2 दिन का एलएपी सैंक्शन कराएंगे, वहां जाने के बाद अगर बीमार पड़ गए तो आप सिक लीव के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप मतलब टीएमसी देके उसके साथ रेगुलाइज करा सकते हैं। तो ये हो गया। और से एलएपी के बारे में तो जानते ही हैं कि 300 + 15 तक रहता है। जैसे ही 300 होता है उसका 300 + 15, उसके बाद अगर आप कितना भी जमा करते हैं वो 300 + 15 ही रहता है। इसके बारे में पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। दूसरा होता है एलएचपी। एलएचपी में हाफ एवरेज पे होता है, आपको सैलरी आधा दिया जाता है। तो वन टाइम इसको 24 महीने सैंक्शन होता है। तो आप चाहेंगे आपके खाते में अगर एलएपी है, उसके बावजूद भी एलएपी का डिमांड आप कर सकते हैं कि हम एलएसपी पे जाना चाहते हैं, तो प्रशासन आपको एलएसपी पे भेज सकती है, एलएसपी स्वीकृत कर सकती है। उसमें यही होगा कि आपको उतने दिनों का पेमेंट आधा मिलेगा और आधा एलएसपी का छुट्टी डेबिट कर दिया जाएगा। तो एलएपी समझ गए, एलएसपी समझ गए। तीसरा होता है कम्यूटेशन, कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव क्या होता है कि सिक सर्टिफिकेट के साथ आप उसको देते हैं तो एक मतलब उसका दुगना, मान लीजिए 3 दिन का आपका सिक है तो 3 गुने 2 मतलब 6 दिन का आपको एलएसपी कटेगा तो कम्यूटेड लीव कहलाएगा। मतलब उस पीरियड में आपको पूरा पेमेंट होगा। 3 दिन आप छुट्टी पे थे, लेकिन अगर कम्यूटेशन करा रहे हैं तो 6 वो एलएसपी कटेगा, लेकिन पेमेंट आपको पूरा मिलेगा। अगर आप एलएसपी पे रहते हैं पेमेंट आधा मिलेगा और उतने दिन का छुट्टी एलएसपी डेबिट होगा। लेकिन अगर कम्यूटेड करा रहे हैं तो 6 दिन का एलएसपी डेबिट होगा, लेकिन पेमेंट आपको पूरा मिलेगा। एलएपी हो गया, एलएचपी हो गया, कम्यूटेड हो गया। तीसरा आता है एलएनडी, लीव नॉट ड्यू। कोई कर्मचारी ऐसा होता है कि मान लिया कि उसके खाते में कोई छुट्टी नहीं है, सारा छुट्टी खत्म हो गया, बीमार है आदमी, तो बीमार है तो आप मान लिया कि बीमार पड़ गया, 2-3 महीने उसका छुट्टी था, एलएपी भी खत्म हो गया, मेडिकल भी खत्म हो गया, उसका स्वस्थ नहीं हुआ, ठीक होकर नहीं आ रहा है, अब उसको पैसे की जरूरत है, तो क्या होगा? अगर पैसा बंद हो जाएगा तो इलाज कैसे कराएगा? तो रेलवे प्रशासन डॉक्टरी सर्टिफिकेट के आधार पे डॉक्टर वहां से लिख के देते हैं कि बंदा अभी बीमार है, ये निकट भविष्य में स्वस्थ हो जाएगा। और प्रशासन ये सोचती है कि ये बंदा स्वस्थ होकर आएगा तो ये छुट्टी अर्न कर लेगा, उस आधार पे उसको एलएनडी स्वीकृत करती है। ये कब होगा? जब आपके खाते में कोई प्रकार का छुट्टी नहीं होगा, तब एलएनडी स्वीकृत होता है। उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना 90 दिन, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो 180 दिन, और पूरे सर्विस काल में 360 दिन मिलता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि एलएनडी किस स्थिति में दिया जाता है। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कितने दिनों के लिए सैंक्शन होता है? 90 दिन का। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 180 दिन का, और पूरे सर्विस काल में 360 दिन मिलता है। एलएनडी समझ गए। अब एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये होता है कि आपके खाते में छुट्टी है, लेकिन आप वो छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, आप आवेदन करेंगे, आप मान लिया कि विदाउट इंफॉर्मेशन चले गए ऑफिस छोड़ के, तो छुट्टी सैंक्शन करा के नहीं गए, आपके पास छुट्टी भी है, लेकिन तब भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें है परमानेंट एम्प्लॉय जो रहेंगे उनको 5 साल तक के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शन किया जा सकता है, और जो टेम्परेरी स्टाफ होंगे उनको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, 3 महीने विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, 6 महीने विद मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर ज्यादा कोई गंभीर बीमारी है तो 18 महीने के लिए सैंक्शन होता है। इस पीरियड में आपको पेमेंट नहीं होगा, और ये 5 साल का पीरियड प्रशासन अगर चाहेगा तो आपके क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ सकता है, नहीं भी जोड़ सकता है। क्वालिफाइंग सर्विस वो होता है जो पूरा सर्विस जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो पूरा सर्विस काउंट किया जाता है कि आपने कितना साल सर्विस किया है। वो काम देता है आपको पेंशन कैलकुलेशन के समय में। पेंशन वाले जो सर आएंगे वो आपको बताएंगे।
तो ये ध्यान रखना कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप सैंक्शन करा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि वो क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ने का ये कर दें, तो आपके लिए फायदा होगा। उतना साल का क्वालिफाइंग सर्विस आपके सर्विस में जुड़ जाएगा तो आपको आगे फायदा होगा, नुकसान से बच जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जान गए आप, एलएनडी जान गए, ये जान गए। और एक होता है स्टडी लीव। स्टडी लीव क्या होता है वो जान लीजिए। स्टडी लीव ये होता है कि जैसे आप रेलवे में डॉक्टर हैं चाहे इंजीनियर हैं, वो लोग अपना पढ़ाई पढ़ के आते हैं, लेकिन उनका कुछ कोर्स होता है, उनका टेक्नोलॉजी कुछ अपडेट होते रहता है, कुछ नया कुछ चीज आ गया, तो उनको रिफ्रेश होने के लिए, जानकारी रखने के लिए रेलवे प्रशासन अपने काम का कुशलता में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनको भेजती है पढ़ने के लिए कि आप पढ़ के आइए, टेक्नोलॉजी सीख के आइए, जो रेलवे के काम को गुणवत्ता को बढ़ाएगी, ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो स्टडी लीव किस स्थिति में दिया जाएगा? तो स्टडी लीव कोई भी बंदा का अगर 5 साल सर्विस पूरा हो गया है तो इंटाइटल है, वो स्टडी लीव उसको दिया जा सकता है। और वो भी मांग सकता है, वो भी कहेगा कि हमको ये चीज पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारी इस पढ़ाई से रेलवे प्रशासन को ये फायदा होगा, वो आवेदन कर सकता है, तो वो स्टडी लीव के लिए इंटाइटल हो जाता है। तो उसके लिए देखा जाता है कि 5 साल इसका सर्विस हुआ है। और दूसरा है कि जब वो वापस मान ली रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के 3 साल पहले ही मिलेगा, क्योंकि अगर रिटायरमेंट का 1 साल बचा हुआ है, वो पढ़ के क्या सिखाएगा और क्या ये करेगा, रेलवे प्रशासन को नुकसान होगा ना। तो ये याद कर लीजिएगा कि 5 साल कंप्लीट होना चाहिए सर्विस, और सेवा में 3 साल का सेवा बचा हुआ होना चाहिए। और एक वन टाइम 12 महीने के लिए इसको स्टडी लीव सैंक्शन होता है, और पूरे सर्विस काल में 28 महीने मिलता है। और अगर पीएचडी आप करते हैं तो 36 महीने का सैंक्शन स्टडी लीव मिलता है। तो स्टडी लीव में क्या फायदा, आपको क्या क्या मिलेगा? स्टडी लीव में जान लीजिएगा आपको सैलरी मिलेगा। अगर इंडिया के अंदर स्टडी लीव सैंक्शन कराते हैं तो आपको बेसिक डीए जो है वो मिलेगा, और एचआरए भी मिलेगा। लेकिन अगर विदेश जाते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन ये सब है तो यहाँ मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन दोनों स्थिति में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो 1 महीना रेगुलर एब्सेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। तो स्टडी लीव में याद कर लीजिएगा, कंप्लीट होना चाहिए 5 साल सर्विस, 3 साल सर्विस बचा होना चाहिए, एक बार में 12 महीने, पूरे सर्विस काल में 28 महीने, और पीएचडी करेंगे तो 36 महीने। ये समझ लीजिए, ठीक है? स्टडी लीव। हाँ, तो स्टडी लीव का मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तभी हम स्टडी लीव के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। नहीं भैया, क्या है ना कि आप जो पढ़ के आएंगे ना, उससे रेलवे को फायदा होना चाहिए ना, तब ना हम खर्चा करेंगे आपके लिए पैसा। हमको कुछ फायदा नहीं होगा तो क्यों आपके ऊपर हम पैसा बर्बाद करेंगे? वो तो आपका निजी फायदा हो गया ना। तो सर तब देखेंगे ना कि उसको भी फायदा होना चाहिए, आपको तो फायदा होना ही चाहिए, साथ साथ उसको भी होना चाहिए। तो सर सिंपल शब्द में ये हुआ ना कि यदि प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं तो हमको स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा, आपका मतलब ये हुआ ना? हाँ, मतलब जिस कोर्स से करने के लिए आपके जो कार्य करते हैं उसके गुणवत्ता में कुछ फायदा होगा, कुछ सुधार होगा, उससे कुछ रेलवे को भी फायदा होगा उस कोर्स से करने से, तब स्टडी लीव सैंक्शन होगा। मान लिया कोई डॉक्टर है, वो शौकिया कुछ दूसरा चीज पढ़ने चल जाएगा तो उससे तो रेलवे को फायदा भी नहीं होगा, उसके कार्य के गुणवत्ता में भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो उसके लिए स्टडी लीव क्यों सैंक्शन करेगा प्रशासन? तो हम मोटा मोटी ये कि जिससे उसके कार्य कुशलता में, गुणवत्ता में ये हो, बढ़ोतरी हो, और रेलवे के कार्य कुशलता में कुछ फायदा हो। ठीक है, स्टडी लीव समझ गए? और 2 और है जो सब लोग कॉमन है, मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव। मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश, तो आप लोग शादीशुदा होंगे तो जानते भी होंगे बहुत लोग। लेकिन मैटरनिटी में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा उन्हीं को मिलेगा, वो अनमैरिड महिला है उनको भी मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। वो अनमैरिड महिला है उनको भी मैटरनिटी लीव मिलेगा, अगर वो बच्चा गोद लेती हैं तो भी टाइटल है इसके लिए। और जो शादीशुदा है उनको 180 दिन का, और मान लिया कभी कभी ये होता है ना कि बच्चा कंसीव करने के लिए ये हो जाता है, तो 6 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलता है, वो तो एक बार में दिया जाता है, उसमें सैलरी सब मिलता है। और थोड़ा चाइल्ड केयर लीव देख लीजिएगा, हमारे दिमाग में उतना उसके बारे में कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम जो जानते हैं थोड़ा बहुत बता देते हैं। चाइल्ड केयर लीव 2 साल के लिए कर दिया गया है,
और कम से कम एक बार 15 दिन और साल भर में 45 दिन मिनिमम आप ले सकते हैं। और जब बच्चा आपका 18 वर्ष तक हो जाता है तब तक उसके पढ़ाई के लिए पालन पोषण के लिए आप ले सकते हैं। तो उस चाइल्ड केयर लीव थोड़ा सा देख लीजिएगा। और पैटर्निटी लीव हो गया पितृत्व अवकाश, मतलब बच्चा आने के 6 महीने पहले से बच्चा आने के 6 महीने के बाद तक आप ले सकते हैं। 15 दिन का लिए पैटर्निटी लीव मिलता है और अगर 6 महीना बीत जाता है तो लैप्स हो जाएगा। और एक और होता है हॉस्पिटल लीव और दूसरा इसी में डिसेबिलिटी लीव भी है, दोनों एक ही जैसा चीज है। हॉस्पिटल लीव में क्या होता है कि ऑन ड्यूटी आप इंजोर्ड हो गए, ड्राइवर है गिर गया, कुछ चोट हो गया, उसको ये हो गया, तो उसको 24 महीने तक के लिए हॉस्पिटल लीव दिया जाता है। तो उसमें 120 दिन पूरा वेतन मिलता है और बाकी का दिन आधा वेतन मिलता है। लेकिन स्पेशल केस में हम लोग पूरा वेतन पे ही उसको स्वीकृत किया जा सकता है हॉस्पिटल लीव में। और सेम चीज डिसेबिलिटी लीव है, वो भी सेम है कि मान लिया निशक्त हो गया, कुछ डैमेज हो गया आपका हाथ पर, इस तरीके कुछ भी, तो सेम ऐसा ही है। तो आप थोड़ा लीव के बारे में पूरा देख लीजिएगा, लीव का क्वेश्चन रहेगा ही। तो मोटा मोटी हम सब आपको बता ही दिए नॉन गेस्टेड का ये रूल के बारे में। अब आप थोड़ा सा पेंशन देख लीजिएगा, वो पेंशन वाले सर आएंगे तो उनसे थोड़ा कंफर्म लीजिए, पेंशन से क्वेश्चन रहेगा ही। और एक पास वाले सर आएंगे तो उनसे थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा कि पास में क्या क्या रूल है, स्पेशल पास क्या होता है। अच्छा, एक और होता है स्पेशल सीएल और एक होता है स्पेशल सीएल। क्या क्या होता है वो जान लीजिए। एक होता है सीसीएल, जो उसको बोलते हैं सीआर बोलते हैं कहीं कहीं। सीसीएल होता है कि जैसे आपको प्रशासन छुट्टी के दिन में काम के लिए बुलाया शनिवार रविवार को, तो आप छुट्टी के दिन में जो आप काम करते हैं उसके एवज में 2 दिन आपको छुट्टी देती है कि आप भाई शनिवार रविवार में आकर काम किए, अपना वीकली हॉलीडे बर्बाद किए, तो उसके बदले में कंपनसेटरी कैजुअल लीव कर सकते हैं, बट मतलब प्रतिपूरक उसका क्षतिपूरक हम करते हैं तो वो ले सकते हैं। वो क्या होता है कि जैसे जिस महीने आप इस शनिवार रविवार को आए तो आपका सीसीएल हुआ है, तो इसके 1 महीने के अंदर आपको वो 2 दिन छुट्टी देंगे। और स्पेशल सीएल में होता है जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत लोग छुट्टी सैंक्शन करा के गए घर गए और लॉकडाउन हो गया, पूरा गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया, सब वहां फंस गए, चाहे कोई ड्यूटी गए वहां फंस गए। तो भाई वो जब तक ट्रैफिक सही नहीं हुआ, जब तक गाड़ी चलना शुरू हुई वापस तो कैसे आएंगे। तब हुआ भाई समस्या कि उतने दिन का छुट्टी को उनको क्या किया जाए, क्या माना जाए। कर्मचारी तो अपना छुट्टी देगा नहीं क्योंकि वो तो छुट्टी सैंक्शन करा के गया था। तो वहां क्या करते हैं कि वो स्पेशल सीएल का प्रोविजन किया गया था, उनको स्पेशल सीएल ट्रीट किया जाएगा, उतने दिनों का स्पेशल सीएल देकर उनका सैलरी रोका नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा। तो स्पेशल सीएल में क्या होता है कि मान लिया कि यूनियन का कोई मीटिंग है, चाहे बहुत सारे स्पोर्ट्स कोटे के हमारे भाई बंधु हैं, वो गेम खेलने के लिए जाते हैं, तो 15 दिन का उनका शिविर लगता है जो भी, और कुछ टूर्नामेंट होता है। नहीं कंटिन्यू करना, थक गए।